हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। जीवन मनुष्य के लिए ईश्वर की एक अमूल्य देन है। हम सभी को अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ यदि हम दूसरों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य कर सके तो यह किसी पुण्य से कम नहीं है। यह पुण्य हम रक्तदान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। रक्तदान को महादान कहा गया है क्योंकि इसके कारण किसी का अमूल्य जीवन हम बचा सकते हैं। कहा भी जाता है कि मनुष्य का जो सच्चा मित्र है वो ज्ञान है और जीवन का सच्चा पुण्य रक्तदान है। रक्तदान की इसी महत्वता को देखते हुए कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रक्तदान यानी महादान पर। आखिर क्या है मानव जीवन में इसकी उपयोगिता, इसी पर हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ DDU हॉस्पिटल शिमला से पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर गंगा शर्मा है। डॉक्टर गंगा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गंगा, जिस तरह से हम रक्तदान महादान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे रक्त की उपयोगिता के बारे में जानना चाहूँगी कि एक स्वस्थ शरीर के लिए रक्त की क्या उपयोगिता है, और यदि हम एक स्वस्थ जीवन की बात करें, स्वस्थ शरीर की बात करें, तो कितना जो रक्त है वो एक व्यक्ति के शरीर में होना चाहिए। जहाँ तक आपने मानव रक्त की बात की है तो स्वस्थ शरीर के लिए रक्त का होना, पर्याप्त रक्त का होना बहुत ही आवश्यक है। जी। रक्त में बहुत सारे घटक होते हैं। ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है। घटक में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। और रक्त के बहुत ही सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनमें से प्रमुख है आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को बॉडी सेल तक पहुंचाना। शरीर के हर बॉडी सेल तक ये न्यूट्रिशन को पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और यदि आपके शरीर में कहीं इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी ये बॉडी के इम्यून सेल्स, एंटीबॉडीज़ को वहाँ तक पहुँचाता है। और अगर ब्लीडिंग हो रही है, कहीं रक्त रिसाव हो रहा है, तो ब्लड में ऐसे सेल्स होते हैं कि जो ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं और ताकि वो रक्त रिसाव रुक जाए। हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं। और मैं एक और बताना चाहूँगी कि बॉडी की जितनी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको भी लिवर या किडनी तक ब्लड ले जाता है ताकि वहाँ पे वो फिल्टर हो सके या वो साफ़ हो सके। जी। यदि हम एक स्वस्थ शरीर में ब्लड की मात्रा की बात करें तो वो किस तरह से रहता है? अलग अलग लोगों में क्या अलग अलग तरह की इसकी क्वांटिटी रहती है जो मात्रा की हम बात करें? लगभग ये 7 से 8% बॉडी वेट के हिसाब से ब्लड पाया जाता है। तो एक सामान्यतः एडल्ट मेल में 5 to 5.5 पाया जाता है, लीटर्स पाया जाता है। और औरतों में 4.5 लीटर्स पाया जाता है। जी। डॉक्टर गंगा, यदि हम बात करें रक्त की कमी से होने वाली बीमारियों की, तो आम तौर पर हम किन किन बीमारियों का जो है आम लोग सामना करते हैं? जी, रक्त की कमी की जो बीमारी है इसे एनीमिया कहा जाता है। आपके बॉडी में अगर आरबीसीज कम है या आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम है, तो इसे हम एनीमिया कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा होता है कि आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आपके बॉडी सेल तक नहीं पहुंच पाता। तो इसकी वजह से लोग थकान महसूस करते हैं, चक्कर भी आते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, काम उनसे नहीं हो पाता अच्छे से। और अगर ज़्यादा रक्त की कमी हो तो उनका सांस भी फूलता है। तो ये कुछ लक्षण रक्त की कमी से पाए जाते हैं। जी। यदि हम इसके कारणों पे जानना चाहें तो कारण क्या रहते हैं, किन कारणों से जो है एनीमिया हो सकता है? रक्त की कमी के बहुत सारे कारण होते हैं। प्रमुख कारण तो है कि खान पान में पौष्टिक आहारों का ना होना, ये एक बहुत ही प्रमुख कारण है। और बहुत सारे इन्फेक्शंस है, जैसे पेट में कीड़ों का होना या फिर कि टीबी की बीमारी होना या किसी और रोग से ग्रसित होना, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। तो इस तरह के रोगों में भी पाया गया है कि रक्त की कमी पाई जाती है। और कई बार इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें रक्त बनता ही नहीं है या ब्लड लॉस हो रहा है। जैसे महिलाओं में देखा गया है कि माहवारी के दौरान अत्यधिक ब्लड लॉस होता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी
रक्त की कमी देखी जाती है। जी, यदि हम किसी जी। आयु या किसी विशेष वर्ग की बात करें, महिलाओं या पुरुषों में या बच्चों में, तो किन विशेष वर्गों में जो है एनीमिया की समस्या हम आमतौर पर ज़्यादा देखते हैं? जी, अगर हम विशेष वर्ग की बात करेंगे तो बच्चों में खासकर देखा गया है कि रक्त की कमी पाई जाती है। मासिक धर्म जब आते हैं युवतियों में या महिलाओं में, उस वक्त भी रक्त की कमी देखी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी रक्त की कमी प्राय देखी जाती है। तो ये कुछ विशेष वर्ग है जहाँ पे रक्त की कमी प्राय देखी जाती है, यूजुअल देखी जाती है। जी, आमतौर पर हम कह सकते हैं कि इन लोगों में जो है ये देखी समस्या गई देखी है। जा सकती जी। है। जी, रक्त की कमी की हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहेंगे रक्तदान पर, जिसे हम महादान कहते हैं। और हम कहते हैं कि बहुत से लोगों के जीवन में ये खूब सारी रंगों को भर देता है। इस आशय को मैं एक डॉक्टर की नज़र से समझना चाहूँगी कि आखिर रक्तदान को महादान क्यों कहा गया है? रक्तदान को महादान कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी, देखिए, आपके हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, अगर हम शेयर करें जी, तो हमें खुशी भी मिलती है और समाज में फ़ायदा। जैसे अगर हम जैसे वस्त्र दान करते हैं, जी। पैसे का दान करते हैं, तो इसी तरह से रक्तदान भी किया जाता है। ये भी हमारे पास एक रिसोर्स है। वैसे भी आरबीसी ने 120 दिन के बाद ख़त्म हो जाना, नष्ट हो जाना है। तो अगर रक्तदान आप देते हैं तो किसी को आप खुशियाँ दे सकते हैं, किसी को स्वस्थ कर सकते हैं, किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी के घर में खुशियाँ ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता, इसीलिए शायद इसे महादान कहा गया है। जी, डॉक्टर गंगा, बात करें हम रक्तदान की कि क्यों किया जाना चाहिए, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, तो वो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे हम। रक्तदान पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में होता है। जी, लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी, अब जहाँ तक प्रश्न है क्यों किया जाता है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि रक्त अभी तक किसी भी प्रयोगशाला या किसी भी फैक्ट्री में दुनिया में आज तक नहीं, अभी तक नहीं बना। ये भगवान की दिए हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक हम बना नहीं पाए हैं, मानव बना नहीं पाया है। जी, तो प्राय देखा गया है कि एक्सीडेंट के दौरान काफ़ी ब्लड लॉस होता है, तो ऐसे समय पे रक्त की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान कई बार काफ़ी ब्लीडिंग होती है, तब भी रक्त की आवश्यकता होती है। कई कंडीशंस जैसे कैंसर हैं या कैंसर का कोई इलाज कर रहा है तो भी रक्त की कमी पाई जाती है, तब भी आपको ब्लड की आवश्यकता होती है। और मैं कंडीशंस की बात करूँ सर्जरीज़ के टाइम में, कई बार जैसे आप कोई सर्जरी, कार्डिक सर्जरी करनी है, कोई हिप रिप्लेसमेंट करना है, या कई सर्जरीज़ हैं जिनमें रक्त की आवश्यकता ऑपरेशन टेबल पे भी ज़रूरत पड़ती है। जी, और ऐसा भी देखा गया है कि खून की कमी किसी वजह से हो, जैसे बच्चे हैं उनको इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, थैलेसीमिया है, तो उस समय भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए रक्तदान किया जाता है। जी, तो ये रक्तदान जो है बहुत सारी, हम जिस तरह से अपने मेडिकल कंडीशंस कही है, सर्जरीज, काफ़ी जगह पर जो है हम इसका प्रयोग किया जाता है ब्लड का। और जैसे आपने दुर्घटनाओं की बात की, मुझे लगता है वो आकस्मिक होता है, कभी भी आपको जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। दुर्घटना में खासकर या डिलीवरी के दौरान ये आकस्मिक होता है और एकदम ही ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे समय में ब्लड बैंक में ब्लड का होना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए रक्तदान किया जाता है। जी, डॉक्टर गंगा, यदि हम रक्तदान की प्रक्रिया की बात करें तो सभी के मन में बहुत सारी अलग अलग हम कहें कि जानकारियां रहती है, अलग अलग अधूरी जानकारियां रहती है, जिसके कारण हम कई बार जो है रक्तदान की प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते हैं। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार की रहती है, इसे आप हमें बताएं। मैं आपको एक बात ज़रूर इसमें बोलना चाहूँगी कि आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे कोई ब्लड बैंक से इन्विटेशन आएगा मैं तभी जाऊँ। ब्लड बैंक या कोई भी रक्तदान शिविर में आप कभी भी जा सकते हैं और ब्लड अपना दे सकते हैं। इसकी जहाँ तक प्रक्रिया का सवाल है, तो एक हमारा क्वेश्चनर होता है, हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो वो हमें रक्तदाता हमें डिटेल बताता है। तो एक बहुत डिटेल क्वेश्चनर फॉर्म है, तो उसको हम भरते हैं। फिर हम एक शॉर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम हीमोग्लोबिन भी करते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं और पेशेंट का स्टेटस देखते हैं। अगर रक्तदान देने लायक हो हम तभी लेते हैं, नहीं तो अक्सर ये भ्रांति रहती है हमें कमज़ोरी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो फिट है, सेफ डोनर सभी ब्लड बैंक के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। जी, आपने कुछ भ्रांतियों की बात की, तो मैं इसी प्रश्न पे आना चाहूँगी कि बहुत से लोगों में भ्रांतियाँ रहती है कि हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे, रक्तदान करेंगे, तो उसके बाद हमें कमज़ोरी आ जाएगी, या हो सकता है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाए, हमें कई तरह की परेशानियाँ हों। तो कितनी सच्चाई है इन सब बातों में और कितनी सिर्फ ये लोगों की एक कल्पना है? जैसे आपने खुद ही कहा है कि ये एक भ्रांति है, यह कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप ब्लड डोनेशन के लिए फिट एलिजिबल नहीं होंगे, फिट नहीं होंगे,
तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी ब्लड सेंटर आपसे ब्लड नहीं लेगा। जी। तो इसीलिए ये भ्रांति, ये मिथ्ये को हटा देना चाहिए कि हमें कमज़ोरी आ जाएगी। आप अगर फिट हैं, आप स्वस्थ हैं, तभी आप ब्लड दे पाएंगे, अन्यथा आप दे ही नहीं पाएंगे। जी डॉक्टर गंगा, कौन से ऐसे वर्ग हैं या किस आयु वर्ग, महिलाएं, पुरुष, कौन ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, एक रक्तदाता बन सकते हैं? कोई भी स्वस्थ महिला हो चाहे पुरुष हो, जी। वो रक्तदान दे सकता है। आयु वर्ग जैसे आपने कहा तो 18 से 65 साल, 18 to 65 ईयर्स इसकी आयु वर्ग है। जी। आपका वजन कम से कम 45 किलो, 45 केजी से ज़्यादा होना चाहिए, और आप उस दिन स्वस्थ होने चाहिए जिस दिन आप ब्लड देने जा रहे हैं, और आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए। जी, आपने कहा कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, तो मैं वो बातें भी जानना चाहूँगी कि और हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं रक्तदान के समय, कि हमें पहले से डॉक्टर को क्या चीज़ें बताने की ज़रूरत है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें ब्लड जो डोनेट नहीं किया जा सकता है? जी, जहाँ तक आपने बताया कि पूछा है कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, जी। तो मैं आपके माध्यम से सबको एक संदेश देना चाहती हूँ कि जब भी आप ब्लड देने जाएं तो आप खाली पेट ना जाएं, फास्टिंग में ना जाएं, और आप कुछ ना कुछ खाकर पौष्टिक आहार, साधारण आहार लेकर जाएं। आप पानी ज़रूर पीकर जाएं, और अपनी जो हिस्ट्री है आप वो प्रॉपर्ली बताएं, जी। आप ठीक बताएं, क्योंकि एक सेफ ब्लड होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी, आवश्यक होता है। जी। और तो रक्तदाताओं को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी। और जहाँ तक आपने बताया, कई परिस्थितियाँ होती हैं जी। कि जहाँ पे रक्त नहीं दे सकते आप। तो जैसे अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुखार है, जुकाम है, आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, आपकी कोई सर्जरी हुई है, महिलाएं अगर मासिक धर्म आ रहा है, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, या आपने कोई डेंटल प्रोसीजर कराया है, या फिर आपको कोई किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप ज़रूर बताएं। तो इसमें कुछ अंतराल के बाद आपको एडवाइस किया जाएगा कि आप ब्लड डोनेशन के लिए कब फिट होंगे। पर कई ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, जैसे आपको या आपके परिवार में किसी को HIV इन्फेक्शन है तो आप ब्लड नहीं दे सकते। हेपेटाइटिस B वायरस और हेपेटाइटिस C वायरस इन्फेक्शन है, सिफिलिस है, तो भी आप रक्त नहीं दे सकते। आपको कोई गंभीर रोग है जैसे कैंसर है, या कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या मानिए आपको एपिलेप्सी है, तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। जी। तो ये कुछ कंडीशंस है जिनमें आप ब्लड डोनेशन, या आप कोई जैसे आप इंजेक्शंस लगाते हैं ना, आप समझ रहे हैं, आप नशा करते हैं किसी किस्म का, तो भी आपको ब्लड नहीं देना चाहिए। आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स में इन्वॉल्व हैं तो भी आपको ब्लड नहीं देना चाहिए। जी डॉक्टर गंगा, कई बार हम देखते हैं कि जिस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलते रहते हैं लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में जो है व्यक्ति कब रक्तदान कर सकता है, कितना अंतराल जो है वैक्सीन के बीच में हो जाना चाहिए, यदि वो पूरी तरह स्वस्थ है, जिन जिन कंडीशंस की आपने बात की है, यदि वो उनसे ग्रसित नहीं है, उसके बाद वो कितने अंतराल पे जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? वैक्सीनेशन बहुत तरह की होती हैं, तो हम वैक्सीनेशन को देकर बताते हैं कि 6 महीने से 1 साल तक का गैप होता है, उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जी। यदि हम एक व्यक्ति को ब्लड डोनेशन की बात करें कि वो 1 वर्ष में कितने अंतराल में और कितनी बार जो है 1 साल के अंदर वो ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो कितना रहता है? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं ये बताना चाहूँगी कि पुरुष हर 3 महीने बाद, यानी कि 90 दिन बाद आप ब्लड दे सकते हैं, और महिलाएं 4 महीने बाद, 120 दिन के बाद ब्लड दोबारा दे सकते हैं। जी, तो ये जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी कि हम कितने दिनों में दोबारा जो है तैयार हो जाते हैं ब्लड देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपने शुरू में ही कहा था कि जो हमारा RBC है वो कुछ दिनों में जो है वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसे दोबारा बनने की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि यदि हम जो है ब्लड डोनेट करें, वो किसी के काम ही आएगा। डॉक्टर गंगा, बात करें हम आम तौर पर जो हम बीमारियां देखते हैं आम लोगों में, जिस तरह से कि BP की समस्या रहती है, डायबिटीज़ की समस्या है, पहले हम इन समस्याओं को ज़्यादा उम्र के लोगों में देखते थे, परंतु आज जो है हम छोटे बच्चों में भी ये समस्याएं देख रहे हैं। तो क्या ऐसे जो लोग हैं वो रक्तदान की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, वो रक्तदान कर सकते हैं, या उन्हें भी जो है इससे पीछे रहना पड़ेगा? जी, आपने जो प्रश्न पूछा, अक्सर लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो क्या मैं ब्लड दे सकता हूँ? तो मैं इस विषय में यह बताना चाहूँगी कि अगर आपका शुगर कंट्रोल्ड है, आपका शुगर, दवाइयाँ आप ले रहे हैं पर शुगर कंट्रोल्ड है, तो आप ब्लड डोनेशन दे सकते हैं। आपकी दवाइयाँ 1 महीने पहले बदली नहीं होनी चाहिए जी। और शुगर कंट्रोल्ड होना चाहिए, तो आप बेशक बेझिझक आप ब्लड दीजिए। वैसे ही अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है दवाई लेने पर, और 1 महीने पहले आपकी कोई दवाई नहीं बदली है, तो आप ब्लड
बिल्कुल दे सकते हैं जी, इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं जी है। बिल्कुल। जी, डॉक्टर गंगा, यदि हम बात करें ब्लड डोनेट करने के उद्देश्य की, तो जो आपका हॉस्पिटल है या फिर हम कहें सरकार की तरफ से जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं या फिर आपके सेंटर्स रहते हैं, तो किस उद्देश्य की को लेकर जो है रक्तदान शिविर या कैंप्स लगाए जाते हैं? जैसा कि आपसे पहले भी बात हो रही थी इस विषय जी। पे कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, जी। कभी भी कोई भी अस्पताल समस्या- में ब्लड की जी। कोई भी समस्या से ब्लड की आवश्यकता होती है। जी। तो ये ब्लड की आपूर्ति जो है, कमी जो है, इसको पूरा करने के लिए किसी भी लाइसेंस ब्लड बैंक में ब्लड दिया जा सकता है, या कोई भी रक्तदान शिविर लगा है आपके आसपास तो वहाँ ब्लड आप दे सकते हैं। तो ये रक्त की कमी को पूरा करने के लिए हम ये शिविर लगाते हैं और ब्लड डोनेशन लेते हैं। जी, डॉक्टर गंगा, बात करें मानव को रक्तदान से होने वाले लाभ की, कि क्या उसे इससे किसी प्रकार का लाभ भी हो सकता है? दूसरों की तो वो मदद कर ही रहा है, वो हम बार बार कह रहे हैं कि रक्तदान जो है वो महादान है और इससे बड़ा जीवन में कोई पुण्य नहीं है, तो क्या उसके अपने शरीर में भी इससे कोई लाभ हो सकता है? जी, इसमें मैं ऐसा बताना चाहूँगी, जब भी आप रक्तदान करते हैं तो एक हम एप्रिसिएशन के तौर पर, आपको प्रोत्साहन करने के तौर पर हम एक एप्रिसिएशन आपको सर्टिफिकेट देते हैं, आपको धन्यवाद करने के लिए थैंक यू कार्ड भी देते हैं, ये आपको प्राप्त होता है। और रक्तदान के बहाने आपका एक हिस्ट्री और आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन, शॉर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, आपका रक्तचाप देखा जाता है, आपका हीमोग्लोबिन स्टेटस देखा जाता है, तो ये भी फ़ायदा रक्तदाता को होता है। जी। इसके अलावा जब भी आप रक्त देते हैं तो आपके शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया ये तीव्र हो जाती है, तो आप ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। और मैं बहुत सारी स्टडीज़ ऐसे भी हो रही हैं कि जो रेगुलर ब्लड डोनेशन करते हैं उनको बहुत सारी बीमारियों से वो दूर रहते हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। और मैं यह भी बताना चाहूँगी कि जब भी आप ब्लड देते हैं, आपके ब्लड की हम टेस्टिंग करते हैं, ये मैंडेटरी टेस्टिंग है, ऑल ओवर इंडिया टेस्ट किया जाता है। तो ये इन्फेक्शंस हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया और सिफिलिस। तो इनमें से अगर कोई बीमारी आपको हमें पाई जाती है, हमारी स्क्रीनिंग में हमें मिलती है, तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, तो अगर आप इसे ग्रसित हैं तो इसका भी इलाज आप करवा सकते हैं। जी, डॉक्टर गंगा, जिस तरह से रक्तदान के बाद की बात आती है कि एक जो रक्तदाता है वो रक्तदान के बाद विशेष तौर पर किन बातों का ध्यान रखें? रक्तदान के एकदम बाद आप 10 से 15 मिनट आराम कीजिए, आप एकदम चलने फिरने ना लगिए और आप फ्लूइड्स लीजिए। जब भी रक्तदान शिविर होते हैं या रक्तदान दिया जाता है तो जूस पिलाया जाता है, तो आप वो जूस ज़रूर लें। और आप एकदम 3 से 6 घंटे तक स्मोकिंग ना करें, कोई ड्रिंक्स ना लें। और आपके हम अगर टेप लगाते हैं, कोई हम बैंडेड लगाते हैं तो उसको 6 घंटे बाद आप निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई हैवी एक्सरसाइज या इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर कोई ड्राइविंग या बहुत हाइट में जाना, तो ये कार्य आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, जिससे आपको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। जी। डॉक्टर गंगा, कई बार हम रक्तदान के बाद कुछ लोगों को सुनते हैं कि उन्हें कुछ जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, तो क्या इस तरह की कोई समस्या कुछ लोगों में आ सकती है? जैसे मैंने बताया कि आपने अच्छे से खाना खाया हुआ है, अगर आपने पानी अच्छे से पिया है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, तो ये समस्याएं अक्सर देखने को नहीं मिलती। पर प्राय जो समस्या देखने को मिलती है वो होता है ब्लड डोनेशन के बाद चक्कर आना। तो इसीलिए कहा गया है कि आप 10-15 मिनट आराम कीजिए और आप कुछ फ्लूइड्स ज़रूर लीजिए, जूस वगैरह ज़रूर लीजिए, तो आपको ये चक्कर नहीं आएगा। या जहाँ से आपका ब्लड डोनेट हुआ है तो कई बार वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, लाल हो जाता है, तो आप अगर दबा के रखेंगे ब्लड डोनेशन के बाद तो वो भी समस्या नहीं होगी। तो प्राय ये 2 समस्या हैं, बाकी आपको सुई चुभने का जो एक्सपीरियंस होता है वो तो रहेगा। जी। बाकी आपको किसी तरह की समस्या नहीं आ सकती है यदि आप इन बातों का ध्यान रखिए। जिस तरह से आपने कहा कि थोड़ा रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है जहाँ आपने ब्लड डोनेट किया है, यदि हम उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। बात करें भारत में रक्तदान की स्थिति को लेकर कि हमारे देश में जो है इस समय कैसी स्थिति है, क्या लोग इसके प्रति जागरूक हैं, किस तरह का आप देखते हैं आसपास का माहौल? भारतवर्ष की अगर बात करें तो केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर बहुत ही सजग है, बहुत प्रोएक्टिव है। तो समय समय पर कैंप का आयोजन करना या किसी ब्लड सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना या मॉनेटरी सपोर्ट देना, ऐसी प्रक्रिया हमेशा हमारी रेगुलर होती रहती है। साथ में रक्तदान शिविर को लगाना, उसके लिए प्रोत्साहित करना, उसके लिए सपोर्ट देना, तो ये भी एक प्रक्रिया नॉर्मल है जो हमारी रहती है। इसके अलावा मैं यह बताना चाहूँगी कि इस वर्ष
हमारा जून के महीने में वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे सेलिब्रेट होता है। जी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह पाया कि हर 2 सेकंड में ब्लड कहीं ना कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है और लगभग इंडिया में, भारतवर्ष में 14.6 मिलियन यूनिट्स की आवश्यकता होती है। तो अभी हम बहुत दूर तो नहीं, पर थोड़ा दूर, 1 मिलियन दूर हैं। जी। तो ऐसे कार्यक्रम से मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आगे ये शॉर्टेज है ये भी कम पूरी हो जाएगी। जी। जिस तरह से लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि आपने कहा हम 1 मिलियन दूर हैं, ये जो मिलियन है ये भी अगर कवर हो जाए तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश में ब्लड की समस्या है, जो ब्लड की कमी की समस्या है, वो पूरी हो सकती है। तो इसके लिए किस तरह की जागरूकता कार्यक्रम जो है आपके द्वारा चलाए जाते हैं गाँव में, शहरों में? जी, जब ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाया तो उन्होंने एक रक्तदान महोत्सव सेलिब्रेट किया और काफ़ी सारे ब्लड डोनेशन कैंप, शिविर, नुक्कड़ नाटक, ये सब आयोजित करने का हमारा इस बार लक्ष्य है। जी। और ये प्रक्रिया होती रेगुलर भी हमारा फीचर है कि हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, कॉलेजेस, स्कूलों में जाकर, ऑफिसेज में जाकर हम अवेयरनेस कैंप्स भी करते हैं और नुक्कड़ नाटक होते हैं, ब्लड डोनेशन की शपथ ली जाती है। तो ऐसी अनेक गतिविधियां हैं जिसके द्वारा हम इस अवेयरनेस को और फैलाते हैं। जी। डॉक्टर गंगा, जिस तरह से अवेयरनेस कैंप्स आपके द्वारा लगाए जाते हैं, इसके बाद आप लोगों का रुझान कैसे देखती हैं? जिस तरह से कैंप्स होते हैं या आपके जो सेंटर्स हैं जहाँ पर ब्लड इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर लोगों को किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है? किस तरह से वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि इन अवेयरनेस कैंप्स का और ब्लड डोनेशन कैंप्स का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आता है। हम जिस ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, अगर एक बार जाकर हम 20 या 30 या 40 यूनिट लाते हैं तो अगली बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ इससे डबल डोनेशंस होती हैं। जी। तो ये भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सभी ब्लड बैंक में ऑन कॉल रजिस्टर होता है। तो मुझे ये भी बहुत खुशी है, हिमाचल में, खासकर शिमला में, जब भी हम किसी डोनर को बुलाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड बैंक, तो वो सहर्ष आते हैं, खुश होकर आते हैं। जी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कैंप्स के थ्रू, अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जी। डॉक्टर गंगा, जिस तरह से हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में सुनते हैं कि अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो क्या किसी विशेष ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें कि वो आम तौर पर हम किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को जो है वो चढ़ा सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो हम आम तौर पर किसी को भी दिया जा सकता है और कौन से ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं जो केवल उनके लिए सेम ब्लड ग्रुप की ज़रूरत रहती है? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक कौन सा ब्लड किसको चढ़ाना है ये एक बड़ी मेडिकल कंडीशंस है, तो हम ये बहुत चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ब्लड इशू, वैसे तो प्रायः सेम ही ब्लड इशू किया जाता है, पर PRBC खासकर O नेगेटिव कई कंडीशंस में हम चढ़ा सकते हैं। जी। डॉक्टर गंगा, हम बात करें, आपने एनीमिया की बात की थी, तो यदि हम पुरुषों और महिलाओं की तुलना करें इसमें, तो क्या एनीमिया जो है वो आमतौर पर हम कहीं महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है पुरुषों के मुकाबले? ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि महिलाओं में प्रायः देखा गया है कि हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। जी। इसकी वजह हर महीने मासिक धर्म का आना ये भी है, खान पान बहुत अच्छा ना होना ये भी रीज़न है। जी। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि महिलाएं विशेषकर अपना ध्यान ज़रूर रखें। प्रेगनेंसी में भी ब्लड की कमी पाई जाती है, तो उस समय भी अपना ध्यान ज़रूर रखें। जी। ऐसे में वो किस तरह का खान पान का ध्यान रखें, या फिर हम कहीं किसी तरह के अगर उन्हें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, या जैसे आपने कहा कि माहवारी के समय जो है बहुत ज़्यादा अगर रक्तस्राव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकती हैं? आप एक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, आप अपना हीमोग्लोबिन पूरा हीमोग्राम करवाइए, कुछ टेस्ट डॉक्टर्स लिखेंगे वो करवाइए, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आपको कितनी दवाई देनी है और कौन सी और कितने समय तक दवाई देनी है। जी। तो मेरा यही इसमें सुझाव रहेगा कि महिलाओं को, सभी को अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अगर रक्त की कमी पाई जाती है तो उसके निदान के लिए भी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जी। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा यही संदेश रहेगा कि आप स्वस्थ रहें, अच्छा खान पान लें, स्वस्थ रहें, और ब्लड डोनेशन साल में 3-4 बार नहीं तो कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर करें। डॉक्टर गंगा, आज आप कार्यक्रम में आई और रक्तदान महादान के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ ही पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर गंगा शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि रक्तदान महादान कैसे किसी के जीवन को बचा सकता है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।